जेडीए ने लगातार तीसरे दिन कार्रवाई की है। 400 से अधिक अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। आज 85 निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सेक्टर रोड से अतिक्रमण हटाया गया है। वहीं दुकानें तोड़े जाने का व्यापारियों ने विरोध भी जताया है। तस्वीरें दो आपके सामने हैं, जहां पर एक तरफ जेडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, चाहे उसमें मकान हो या दुकान हो, उन पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। उन सभी को ध्वस्त किया गया है। आज तीसरा दिन था जेडीए की कार्रवाई का, लेकिन एक तस्वीर आपको व्यापारियों के विरोध की भी हम दिखा रहे हैं, जहां पर व्यापारियों की ओर से विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि मुआवजा दिया जाना चाहिए। हम लंबे समय से यहाँ पर दुकान कर रहे हैं, 20 से 25 साल हो गई है यहाँ पर दुकान, और इस तरीके से व्यापारी विरोध अपना कर रहे हैं। ना तो लोगों को कोई उचित मुआवजा दिया जा रहा है, ना कोई इनकी मांगों को सुना जा रहा है, ना इनको कोई जमीन के बदले समकेस जमीन दी जा रही है। जो तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। नोटिस में अल्टीमेटम दिया गया है 5 दिन के अंदर अपनी दुकानों को खाली कर दिया जाए। 26 तारीख को हम इन दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई चालू करेंगे। बात पहुंचेगी, बात पहुंचा भी दी है। सुबह शाम में टाइम मिल जाएगा, 11 लोगों को बुलाकर बातचीत करेंगे और निस्तारण करवाएंगे। इसका कुछ ना कुछ आश्वासन मिलेगा। नहीं, मुआवजा की जो भी है कमेटी जाएगी, बात करेंगे। यहाँ के विधायक है और राजस्थान के मुख्यमंत्री है, कुछ ना कुछ वो जनता के हित में फैसला सोचेंगे। वहीं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नशा तस्कर महिला के ठिकाने पर बुलडोजर चला है। सूरतगढ़ के वार्ड 37 की सांसी बस्ती में सिटी पुलिस ने नगर पालिका के संयुक्त से यह कार्रवाई की है। आपको बता दें कि नशा तस्कर सोहनी देवी के अवैध ठिकानों को तहस नहस किया गया है। तस्वीर आपके सामने है। और एक सप्ताह पहले 2 किलो गांजा के साथ पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया था। तो वहीं बात बीकानेर की करें तो बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में अतिक्रमण पर नगर पालिका का बुलडोजर चला है। मुख्य बाजार में बन रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अवैध निर्माण को हटाया गया है। बार बार नोटिस देने के बाद भी बिल्डर अतिक्रमण कर रहा था, जिसके चलते आज अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। सूरतगढ़ में महिला तस्कर के ठिकाने पर बुलडोजर चला है। गांजे के साथ महिला तस्कर पकड़ी गई थी और आज जो है उसके ठिकाने पर बुलडोजर चलाया गया है और निर्माण को ध्वस्त किया गया है। दूसरी तस्वीर श्री डूंगरगढ़ बीकानेर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अवैध निर्माण कराया गया था। लगातार नोटिस देने के बावजूद भी अवैध निर्माण को हटाया नहीं गया। आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर भीलवाड़ा के जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। सांसद दामोदर अग्रवाल, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर नगर परिषद को नगर निगम में क्रमोन्नत करने की मांग की गई है। नगर परिषद में 15 फरवरी की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जम्मू पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर आतंकियों की मदद करने का आरोप है। देखिए रिपोर्ट। रियासी आतंकी हमले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। जम्मू पुलिस के शिकंजे में आतंकियों का मददगार। चंद रुपयों का लालच और पकड़ा गया देश का गद्दार। शिवखोड़ी मंदिर से कटरा जा रही बस पर हुए इस आतंकी हमले को कोई नहीं भूल सकता। श्रद्धालुओं की बस पर हुए इस हमले में आतंकियों ने सीधे सीधे भारत की धार्मिक आस्था को टारगेट किया था। यही वजह थी कि जम्मू पुलिस लगातार उन आतंकियों को तलाश रही है जो इस आतंकी वारदात में शामिल थे। जम्मू पुलिस को लगातार इस बात के इनपुट मिल रहे थे कि इस वारदात को आतंकियों ने किसी लोकल सपोर्टर से मिलकर अंजाम दिया है और अब वो शख्स पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। आतंकियों के जिस मददगार को जम्मू पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका नाम हाकम दीन बताया जा रहा है। आरोप है कि हाकम दीन ने आतंकियों की मदद के एवज में 6000 रुपए लिए थे। इस 6000 रुपए के बदले हाकम दीन ने आतंकियों को अपने घर में न सिर्फ पनाह दी बल्कि आतंकियों को घने जंगलों के बीच हमले वाली जगह पर भी पहुंचाया। यानी
हाकम दीन आतंकियों को उस रास्ते से ले गया जहां उन्हें सीसीटीवी की निगरानी से बचाया जा सके। इतना ही नहीं, हाकम दीन ने हमले के बाद आतंकियों को भागने में भी मदद की। यानी हाकम दीन ने इस आतंकी हमले के दौरान आतंकियों के लिए बाकायदा एक गाइड की भूमिका अदा की थी। पूछताछ में क्या क्या निकला, क्या क्या बोला इसने, क्या जानकारी मिली? इसने 3 आतंकियों की बात की जो कि इसके घर पे 2-3 बारी आके गए और इंसिडेंट से 1-2 दिन पहले इसके घर में ही रुके। इसने उनको पनाह दी, उनको खाना खिलाया, इवन गाइड का भी काम किया। घने जंगलों के रास्ते से ये उनको स्पॉट तक भी लेके गया और जब फायरिंग हो रही थी तो ये वहीं पे मौजूद था। इसने ये पूरी मुस्तैदी से ये करने की कोशिश की कि सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो ये अवॉइड कर सके। और जब वो आतंकियों ने वो अपना नापाक इरादा जो है उसको अंजाम दे दिया, उसके बाद ये उनको वहां से निकालने में भी इसने उनकी मदद की। हाकम दीन को पता था कि जिन आतंकियों को मैं साथ देने वाला हूँ ये एक बड़ा हमला करने वाला है, ये पता था? जी बिल्कुल। फिलहाल अब पुलिस हाकम दीन से पूछताछ करके मामले की एक-एक कड़ी को खोलना चाहती है, क्योंकि हाकम दीन के अलावा इस मामले में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं जो आतंकियों के मददगार हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नीट परीक्षा को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन यह जरूर साफ कर दिया है कि आगे परीक्षा रद्द करते तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी। अब 8 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि याचिका में नीट परीक्षा रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है। तो 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई इस पूरे मामले पर। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार और 8 जुलाई को अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। आज कोर्ट ने सबको सुनने के बाद में नोटिस इशू करा है और मैटर को 8 जुलाई के लिए बाकी सारी याचिकाओं के साथ में इसको क्लब कर दिया है, टैग कर दिया है। हमारी जो मुख्य प्रेयर थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में इसकी सीबीआई या कोई अन्य एजेंसी इसकी जांच करे। दूसरी प्रेयर हमारी थी कि पूरी की पूरी, क्योंकि ये पूरी परीक्षा ही स्कैनर में आ गई है और कोर्ट का भी मानना है कि 0.1% भी अगर कहीं कोई हमें गलती दिखती है या कमी नजर आती है तो हम इसको स्ट्रिक्ट व्यू लेंगे। तीसरी प्रेयर हमारी थी कि बच्चों के जो बच्चों ने 620 से ज्यादा नंबर स्कोर करे हैं, 620 से 720 में, उन बच्चों की एक पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस कि कितने नंबर उनके 12वीं में आए थे, उनका एकेडमिक में क्या बैकग्राउंड था। ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जिसमें बच्चों के 12वीं में नंबर जो है वो लेस देन पासिंग मार्क्स हैं या कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हैं, पर यहाँ वो मोर देन 700 स्कोर कर रहे हैं। नीट मामले में बिहार के डिप्टी सीएम का भी बड़ा आरोप है। विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर आरोप, पेपर लीक में तेजस्वी के पीएस का हाथ है। आरोपी सिकंदर का तेजस्वी के पीएस से संबंध है। सिकंदर ने तेजस्वी के पीएस को फोन किया। तेजस्वी के पीएस प्रीतम ने गेस्ट हाउस बुक कराया। प्रीतम और सिकंदर रिश्तेदार हैं, तो ये बड़े आरोप लगाए गए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम ने बाकायदा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े आरोप लगाए गए हैं विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर। यह आरोप कहा कि प्रीतम और सिकंदर रिश्तेदार है और पेपर लीक में तेजस्वी के पीएस का हाथ है। मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था।
नीट पेपर लीक केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आरोपी आयुष और अनुराग का कबूलनामा सामने आया है। दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने दर्ज कराए बयान में माना है कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ वही परीक्षा में आया और 100% वही सवाल परीक्षा में पूछे गए थे। आरोपी आयुष ने दावा किया है कि कई छात्रों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र मिल गए थे और प्रश्न पत्र उन्हें उत्तर के साथ मिला था। तो वहीं आरोपी अनुराग ने पुलिस को बताया कि उसे परीक्षा से एक दिन पहले कोटा से उसके फूफा ने ही बुलाया था और उन्होंने ही पेपर लीक की सेटिंग करवाई थी। तो लीक पेपर की सेटिंग कराई थी, यह भी कबूलनामा किया गया है। तो नीट पेपर लीक केस में ये बड़ा पर्दाफाश, आरोपी आयुष और अनुराग का कबूलनामा, परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र मिले थे। अनुराग यादव का कबूलनामा सामने आया है, जिसमें अनुराग ने बताया है कि मेरे फूफा ने नीट परीक्षा में सेटिंग करवाई और फूफा ने अमित आनंद और नीतीश से मिलवाया। 4 मई की रात प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका मिली, यह अनुराग की तरफ से कहा गया है और 4 मई की रात को प्रश्न और उत्तर रटवाए गए। 5 मई को मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था, यह अनुराग ने बताया और कहा कि परीक्षा में वही प्रश्न पूछे गए जो रटवाया गया था। नीतीश कुमार का कबूलनामा है कि सिकंदर प्रसाद मेरे दोस्त हैं और सिकंदर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर हैं। दानापुर कार्यालय में अमित आनंद से मिला था। मैंने प्रतियोगिता परीक्षा में सेटिंग की बात की थी। मैं प्रश्न पत्र लीक कर बच्चों को पास कराता हूं। सिकंदर ने 4-5 लड़कों की सेटिंग की बात कही थी। 30-32 लाख रुपए में नीट परीक्षा की सेटिंग हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा घोटाला है। इसीलिए कहीं ना कहीं इस परीक्षा को रद्द करने की मांग जो है वो लगातार उठती नजर आ रही है। और अब ये क्योंकि बड़ा पर्दाफाश हुआ है, इसमें प्रश्न पत्र लीक करवाकर 4 बच्चों को रटवाया गया था। 4 मई की रात को प्रश्न और उत्तर रटवाए गए थे, ये साफ तौर पर कहा गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि मैं BPSC पेपर लीक में भी जेल जा चुका हूं। सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के साथ मेरी दोस्ती है। और अमित आनंद का कबूलनामा यह है कि नीतीश कुमार के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। साथ ही कहा है कि नीतीश और मैंने 30-32 लाख में सेटिंग की थी। पेपर की सेटिंग 30-32 लाख रुपए में की गई थी। हमने नीट पेपर की लीक की डील की थी। तो नीट पेपर लीक की डील की गई थी। कुलदीप बीमा आदित्य अपार्टमेंट में रहते हैं। और साथ ही कहा है कि हमारे फ्लैट से जले हुए एडमिट कार्ड मिले थे। तो ये पूरा मामला नीट के प्रश्न पत्र और उत्तर की कॉपी मिली थी। तो आप समझ सकते हैं, प्रश्न पत्र मिल गए थे, उत्तर पुस्तिका मिल गई थी, रटवाया गया था पूरी रात बैठकर और दूसरे दिन परीक्षा दी गई थी। और जब परीक्षा दी गई थी तो उसी में वही सारे प्रश्न और उत्तर भरे गए थे जो रटवाए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये घोटाला किया गया था, कितना बड़ा ये कबूलनामा है जो अपने आप में बेहद ही अहम है। परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र मिल गए थे, सारे सवाल जवाब थे, सब रटवाया गया था। दूसरे दिन परीक्षा दी गई और परीक्षा में अच्छे अंक आने ही थे, जब पहले से ही सवालों के जवाब भी पता है और परीक्षा में क्या आएगा इस बात की भी पूरी जानकारी है। देखिए, नीट के बाद UGC नेट परीक्षा पर विवाद बढ़ गया है। हालांकि सरकार ने नेट की परीक्षा फिर से करवाने की बात कही है। देखिए जरा। नीट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और बड़ा मामला सामने आ गया। UGC नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। एक दिन पहले ही 18 जून को हुई UGC नेट की लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही मामले की जांच CBI को सौंप दी गई। नीट की तरह ही UGC नेट की परीक्षा भी NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करवाती है। NTA ने 18 जून को देश के कई शहरों में UGC नेट की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की थी, लेकिन परीक्षा खत्म होते ही इसमें गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगने लगे।
नीट को लेकर हुए विवाद से सीख लेते हुए सरकार ने तत्काल इसे रद्द करने का फैसला ले लिया। साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई, यानी यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। इसे लेकर शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि सरकार परीक्षा की पवित्रता और छात्र हितों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। की परीक्षा रद्द होने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। देखिए इस रिपोर्ट में। 18 जून को हुई यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद इस पर सियासत शुरू हो गई। एक तरफ बीजेपी इस कदम का स्वागत कर रही है, तो विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के फैसले की प्रशंसा की और कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा सरकार हमेशा करेगी। वहीं एबीवीपी ने कहा कि नकल माफियाओं को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माफियाओं को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक जैसी घटना में संलिप्त होने से पहले 1000 बार सोचे। उधर प्रियंका गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी तय करने की मांग की और कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करना लाखों छात्रों के जज्बे की जीत है। वहीं एनएसयूआई के वरुण चौधरी ने एनटीए पर बैन लगाने की मांग की। एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें। नीट के बाद विपक्ष को यूजीसी नेट परीक्षा दूसरा बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसके बाद ये तय है कि पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी हमले जारी रहेंगे। तो कांग्रेस ने नीट और नेट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि पीएम वैसे परीक्षा पर चर्चा कर मीडिया में छाए रहते हैं, लेकिन अब जब नीट से लेकर नेट तक पर बवाल मचा हुआ है तो वो चुप्पी साधे हुए हैं। जब छात्रों की परीक्षाएं होने लगती हैं तो परीक्षा पे चर्चा कराते हैं, कुछ लोगों को बुलाकर पूरे देश को मजबूर करते हैं परीक्षा पे चर्चा। देखो सारे चैनल चलाते हैं उनकी सरकार के निर्देश पर जिस तरह से नीट, नेट, सबऑर्डिनेट सारी परीक्षाएं लीक हो रही। जिस दिन से नीट का और नेट का पेपर लीक हुआ है आप चुप क्यों नहीं बोलते? आप क्यों नहीं शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय को आप जिम्मेदार ठहराते? इसका मतलब ये है कि आप देश की जब परीक्षा नहीं करा सकते हैं तो युवाओं का भविष्य कहां जाएगा? बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। पालघर में देहरजे नदी पर बना पुल पानी में डूब गया है। पालघर मनोर वाडा के बीच का संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये वो पुल है जो पूरी तरीके से पानी में समा गया है। पालघर मनोर वाडा के बीच का जो संपर्क है वो पूरी तरीके से टूट गया है। ये हालात है, बारिश लगातार जारी है महाराष्ट्र में और अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मनोर वाडा के बीच का ये संपर्क जो है इस पुल के पानी में समा जाने से टूट चुका है। बजट पूर्व बैठक में चिरंजीवी को सदी की सबसे असफल योजना बताने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कड़ा पलटवार किया है। गहलोत ने डॉक्टरों पर झूठ बोलकर अच्छी योजना और मेडिकल के पवित्र पेशे को बदनाम करने का आरोप लगाया है। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सरकार की मुफ्त इलाज योजना पर बवाल। डॉक्टर्स ने चिरंजीवी को बताया अव्यवहारिक, असफल। उनकी योजनाओं में ज्यादा कोई दम न था और अब भी हम परीक्षण कर रहे हैं, कोई दम मिल नहीं रहा। आरोपों पर भड़के अशोक गहलोत। योजना न होती तो बिक जाते लोगों के घर। जिस योजना में सूबे के बाशिंदों को 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा हासिल थी, उसे निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने सदी की सबसे अव्यवहारिक और असफल योजना करार दिया है। एक डॉक्टर ने तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हर्निया सर्जरी मुंबई में होने का भी हवाला दिया, जिसके बाद शायद भजनलाल सरकार को चिरंजीवी पर हमलावर होने का नैतिक बल हासिल हो गया। व्यक्ति कोई दूसरे प्रदेश में जाकर के और अच्छा इलाज लेने की बात करे तो उसको उस योजना का लाभ मिलता नहीं था। इसीलिए
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही काम शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हम इसका आयुष्मान भारत करेंगे और 25 लाख तक की इसकी सीमा होगी, जो भारत सरकार की आयुष्मान योजना से क्लब करके उसकी बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की। गृह राज्य मंत्री सवालिया लहजे में पूछते हैं कि अगर चिरंजीवी योजना इतनी ही कामयाब थी तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी हर्निया की सर्जरी के लिए मुंबई क्यों जाना पड़ा? जब इतनी अच्छी उनकी योजना होती तो माननीय अशोक गहलोत जी मुंबई में जाके अपना इलाज करा ले। छोटा सा ऑपरेशन हर्निया का, अपने ही यहाँ डॉक्टरों पे विश्वास कर लेते, अपने डॉक्टरों का मनोबल बढ़ता, उनको अच्छा लगता कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का हम सही तरीके से इलाज कर पा रहे हैं। चिरंजीवी और गहलोत की मुंबई में सर्जरी पर बुधवार को पूर्व सीएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है, कल बजट पूर्व चर्चा में किसी डॉक्टर द्वारा मेरे ऑपरेशन पर तथ्यात्मक रूप से गलत बयान मीडिया के माध्यम से जानकारी में लाया गया है। मेरा हार्निया का ऑपरेशन फरवरी 2019 में हुआ था, जबकि चिरंजीवी योजना मई 2021 से शुरू हुई थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि चिरंजीवी योजना जनता के लिए बेहद हितकारी थी। वर्तमान भाजपा सरकार ने इन योजनाओं को बंद करके जनता के हितों पर भारी कुठाराघात किया है और निश्चित रूप से भाजपा का ये फैसला, भाजपा सरकार का ये फैसला जनहित के विरुद्ध है। आपको बताते चले कि 18 जून को निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बैठक हुई थी, जिसमें बजट को लेकर डॉक्टर से सुझाव आमंत्रित किए गए थे। इस बैठक में डॉक्टर्स ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की लाई गई चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को इस सदी की सबसे अव्यवहारिक, अलोकतांत्रिक और असफल योजना बताई थी। गौरतलब है कि चिरंजीवी में 25 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जाता था। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद हालांकि चिरंजीवी योजना को बंद नहीं किया गया है, लेकिन योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना कर दिया गया है, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज कवर होने का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।